इसके बाद एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर या एयर टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर बेसिकली शुरू में के मार्क पर ये टॉपिक दिया हुआ है 783 पर, और इसमें स्टार्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं टेम्परेचर को, जिसके अंदर प्लेस का लेटीट्यूड, अल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सी आ जाता है, और ग्राउंड का टेम्परेचर ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ एयर। मेजरमेंट के अंदर थर्मामीटर है, ड्राई बल्ब, वेट बल्ब। वेट बल्ब में बेसिकली वाटर आ रहा होता है थ्रू अ विक। मैक्सिमम थर्मामीटर मर्क्यूरी यूज़ करता है और मिनिमम थर्मामीटर स्पिरिट यूज़ करता है। और इसके अलावा ग्लोब थर्मामीटर है, ये ज़िक्र जिसका इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। बेसिकली ये मीन रेडिएंट टेम्परेचर सराउंडिंग का मेजर कर रहा होता है। इसका बल्ब 6 इंचेस डायमीटर रखता है और मैट ब्लैक होता है, ताकि सराउंडिंग की हीट को ये अपने अंदर जज्ब करे और बताए आपको टेम्परेचर। इसको आप शेड के अंदर रखते हैं। फर्दर और भी थर्मामीटर्स हैं, पर उनको हम स्किप करके आगे चलते हैं हीट स्ट्रेस पर। हीट स्ट्रेस बेसिकली बर्डन या लोड होता है हीट का, दैट मस्ट बी डिसिपेटेड अगर बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। अब डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रेट, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी आ जाता है। डिफरेंट मैयर्स के ज़रिए हम हीट मतलब स्ट्रेस के डिफरेंट इंडेसेस होते हैं, जिसके ज़रिए इसको देखा जा रहा होता है या मैयर किया जा रहा होता है, जिसमें पहला बताया हुआ है कि इक्वेटोरियल कंफर्ट इंडेक्स, दूसरा है हीट स्ट्रेस इंडेक्स जिसे HSI कह रहे हैं, और तीसरा है प्रेडिक्टेड 4 और स्वेट रेट। जो HSI है अगर वो 0 है तो इसका मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, 10 to 30 है तो मॉडरेट टू माइल्ड, 40 to 60 स्वेयर, 70 to 90 वेरी स्वेयर, और 100 यानी अपर लिमिट ऑफ हीट टॉलरेंस है। और जो P4SR है यानी 4 और का प्रेडिक्टेड स्वेट रेट 4.5 लीटर, 4 और के अंदर अपर लिमिट है, और यूजुअली 2.5 लीटर होता है 4 और के अंदर। हीट स्ट्रेस के जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर आ जाता है कि ये हमने बात कर ली ना कि मेटाबॉलिक रेट, एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मूवमेंट और रेडिएंट टेम्परेचर वगैरह फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑफ हीट स्ट्रेस ऑन बॉडी में हीट पायरेक्सिया, हीट हाइपर पायरेक्सिया है, और ये बाकी सारे हैं, इनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हीट रैश है, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती है, एरिथमेटस और पेरिटिक कंडीशन है, और स्वेटिंग ग्लैंड्स का डिसऑर्डर होता है। हीट क्रैम्प को देखें तो स्वेटिंग एक्सेसिव है, डिहाइड्रेशन है, हैवी मस्कुलर वर्क के दौरान तो उसमें होता है, और इसमें आपने 0.1 to 0.2% सॉल्ट सोल्यूशन दे देना होता है। सिम्टम्स इनके ना ओवरलैप ही कर रहे हैं। हीट सिनकपी देखें तो उसमें पेल स्किन होती है, बीपी फॉल कर जाता है और सडनली कोलैप्स कर जाता है। हीट सिनकपी उन लोगों के अंदर कॉमन है जो कि गर्मी में परेड कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि सोल्जर्स के अंदर कॉमन है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हीट एग्जॉस्शन देखें तो उसमें 1 मिनट, उप्स, अच्छा, इसका ट्रीटमेंट है कि 5 से 10 मिनट बाद रिकवरी हो जाती है, आपने लौटा देना होता है। हीट एग्जॉस्शन अगर देखें तो उसमें इम्बैलेंस या इनएडिक्वेट रिप्लेसमेंट होती है सॉल्ट्स और वाटर की ड्यूरिंग प्रेस्पिरेशन, थर्मल स्ट्रेस होता है, और ब्लड मूव टूवर्ड्स द आउटर बॉडी टू रिमूव हीट, तो स्किन के अंदर ब्लड पूल करने लग जाता है और ब्रेन के पास कम ब्लड होता है, और इसके अंदर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है या एलिवेटेड होता है, लेकिन 102 से एक्सीड नहीं कर रहा होता। हीट स्ट्रोक को अगर देखें तो हीट स्ट्रोक मेडिकल इमरजेंसी होती है, और हीट एग्जॉस्शन अगर ना ट्रीट की जाए तो वो हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हॉट रेड स्किन होती है, और इसके अंदर कोई स्वेटिंग नहीं हो रही होती, रैपिड पल्स, कन्फ्यूजन, नोजिया और कन्वलियन और अनकॉन्शियसनेस हो सकती है। हीट स्ट्रोक से मतलब स्ट्रेस से प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करना है, वर्क की रेगुलेशन करनी है, क्लोथिंग सही होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस और वर्क एनवायरनमेंट सही होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है कि यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन की हुई है कि उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया के अंदर अगर कोई हार्ड वर्क कर रहा है इन द सन तो उसको 1 लीटर ऑफ वाटर पर आवर चाहिए। ठीक है। अब जो हीट स्ट्रेस होता है वो मतलब जो स्ट्रेस है, टेम्परेचर का स्ट्रेस, वो जस्ट हीट की वजह से नहीं, वो कोल्ड की वजह से भी होता है। तो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट तो हो रही होती है बॉडी की, इधर हीट की तरफ एक्सपोज्ड है, कोल्ड की तरफ एक्सपोज्ड है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं अगर लो टेम्परेचर की तरफ एक्सपोजर है तो उसमें बॉडी खुद टेंस कर लेती है अपने मसल्स को, शिवरिंग करती है ताकि हीट प्रोड्यूस हो जाए। और लेकिन एक्सपोजर अगर -11 डिग्री फ़ारेनहाइट का हो गया है तो मे हैव टॉलरेंस लिमिट ऑफ अबाउट 4 आवर्स।
जिसमें उसी के जो सिम्टम्स हैं ना उससे उल्टे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, कि बॉडी टेम्परेचर कम हो गया है, रिडक्शन प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड फ्लो, ये वाली सारी चीज़ें। यहाँ पर स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हमें पसीना लाना था। अब यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड के अंदर जनरलाइज हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिस तरह वहाँ पर भी डिफरेंट कैटेगरीज़ बनाई हुई थी, तो यहाँ पर भी कैटेगरीज़ हैं कि जनरलाइज्ड हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिसमें टेम्परेचर जो कोर का है वो 35 से नीचे ड्रॉप कर जाता है। जब कोर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस तक ड्रॉप कर जाए या लेस तो अनकॉन्शियस हो जाता है पेशेंट और ब्रेडिकार्डिया के अंदर चला जाता है। रेस्पिरेटरी रेट 1 to 2 मिनट हो जाता है पर मिनट, और मसल्स रिजिड हो जाते हैं, पीपल डायलेट हो जाते हैं। लोकल टिश्यू के अंदर एक्सेसिव बॉडी चिलिंग होगी, जिसमें GFR कम हो जाएगा, यानी बॉडी का ना सारा हर फोकस हो जाएगी बॉडी की मैं पहले टेम्परेचर तो मेंटेन करूँ, बाकी काम होते रहेंगे। जिसकी वजह से अगर आप देखें तो फॉल इन टेम्परेचर के साथ साथ फॉल इन पल्स रेट, BP एंड रेस्पिरेटरी रेट भी हो रहा है, ठीक है। इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोल्ड से सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, लेकिन उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली वो फॉल करता है। ट्रांजिएंट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है जिसे हंटिंग फिनोमेना कहते हैं, विच इज़ बेसिकली इंटरमिटेंट रिएक्टिव वेजोडाइलेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स। कि जब स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ कोल्ड हैं तो वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है सुपरफिशियल वेसल्स की, लेकिन इंटरमिटेंट रिएक्टिव वेजोडाइलेशन हो रही होती है स्मॉल वेसल्स की, जिसे हंटिंग फिनोमेना कह रहे हैं। ट्रेंच फुट या इमर्जन फुट अगर देखें तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा देर तक कोल्ड की तरफ एक्सपोज हैं तो वो ट्रेंच फुट उसे कहते हैं। वहाँ पर टिश्यू गैंग्रीन और डीजनरेशन होने के चांसेस होते हैं। इनिशियली स्पैज्म ऑफ टर्मिनल आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स हो जाता है वहाँ पर, ये ट्रेंच फुट की उन्होंने दी हुई है डायग्राम। फिर फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट के अंदर पेल डल ओपेक येलोइश स्किन हो जाती है, ड्राई कोल्ड कंडीशन के अंदर होता है और आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं सेल्स में, टिश्यू फ्रीज हो जाते हैं। प्रिवेंशन किस तरह से की जा सकती है कोल्ड इलनेस की? क्लोथिंग। फिर दूसरी बात क्या है कि कोल्ड क्लाइमेट के अंदर आपने अपने क्लोथ्स को क्लीन रखना है, आपने अननेसेसरीली स्वेटिंग की तरफ नहीं जाना, ठीक है, और क्लोथ्स को ड्राई रखना है। बूट्स प्रॉपर होने चाहिए, शेल्टर का पता होना चाहिए, टेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, न्यूट्रिशन आपने सही रखनी है। एनर्जी रिक्वायरमेंट 3000 to 35 किलो कैलोरी फॉर वुमेन एंड 35 to 40,000 किलो कैलोरी फॉर मैन। एक्सरसाइज क्या आपको मूव करते रहना है लिम्स को ताकि ब्लड फ्लो सही रहे, और फुट हाइजीन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ताकि अल्सर्स या नम्बनेस ना डेवलप हो।